Hello friends, so today we are going to talk about the next topic in environmental issues, and that will be a lecture 7, and here we'll be talking about the global warming and the greenhouse effect. So let us first understand what is global warming or greenhouse effect. Greenhouse effect अगर हम कहें तो वो आपको पता होगा कि एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाते हैं नर्सरी के अंदर जिसमें सनलाइट कैप्चर हो जाती है, राइट, और प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बेटर होता है। तो अंदर की कंडीशंस कैसी रहती है, ग्रीन हाउस के अंदर की गर्म रहती है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस विल कैप्चर द सनलाइट, और अंदर कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। अब यही इफेक्ट अर्थ के ऊपर हो रही है क्योंकि देयर इज एन ओवर पोल्यूशन, और अर्थ की एवरेज टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ रहा है, सो वी कॉल इट एज ग्लोबल वार्मिंग। So let us have an understanding. Global warming is a phenomena. You can say global warming is a phenomena of gradual increase in temperature near the Earth's surface. You can see that. What kind of temperature is increasing? There is a gradual increase of temperature. Right? Earth के surface का temperature धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम लास्ट 2 सेंचुरी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, एंड दैट हैज डिस्टर्ब द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द अर्थ। जो पहले जो क्लाइमेट का पैटर्न था वो अभी काफी बदल चुका है, राइट। और इसकी एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग की काफी सारी दूसरी इफेक्ट्स भी आई है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर एकदम ही चिलिंग होता। अगर नहीं होता तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का ये होता। बट अभी तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आई टोल्ड यू के लास्ट 2 सेंचुरीज से ग्लोबल वार्मिंग हैज अकर्ड, सो यू कैन से दैट नाउ अर्थ का टेम्परेचर एवरेज बढ़कर 15 डिग्री प्लस, हाँ दिस इज 15 प्लस, एंड दैट इज -18। सो ये काफी चिली होगा ये वाला। 18 -18 is quite chilly, whereas when you can say that this one is like average temperature of earth जो अभी गर्म हो चुका है। Now we'll talk about the man-made causes of global warming. तो फर्स्ट है डिफोरेस्टेशन। तो हमने देखा कि लाइक प्लांट्स ऑक्सीजन के मेन सोर्सेज होते हैं, राइट, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। बट हमने कहीं ना कहीं इतना सारा फॉरेस्ट क्लियर कर लिया है, और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने के लिए ट्रीज काफी कम बचे हैं। ओके, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन कल्प्रिट इट इज बीन कंसिडर्ड एज, जिसे आई ऑलवेज टेल दैट इट इज अ क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। ओके, ये कैसा पोल्यूटेंट है, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है। तो नॉर्मल अमाउंट से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो काफी बढ़ गया है, राइट, क्योंकि द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो वी एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड, बट देयर इज नो वन टू टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हेंस एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस हुआ है गैसेस का, एंड दैट हैज रिलीज्ड व्हाट वी कैन से अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से यू कैन से दैट द ग्लोबल वार्मिंग हैज अकर्ड। The second is use of vehicles. Use of vehicles is actually we cannot ban it, but you know this is something important. Okay, sometimes we use the vehicles even if we want to go next door, I would say. Okay, कहीं एकदम करीब में जाना है फिर भी हम लोग व्हाट कैन से व्हीकल्स का यूज करते हैं। कभी कभी कुछ नहीं, चलो घर बोर हो रहे हैं तो व्हीकल्स का यूज करके कहीं घूमने चले जाते हैं। So we know that that is resulting into extreme level of pollution and vehicles releases, क्योंकि उसमें जो fuels का burn होता है तो fuels releases large amount of gases and the majority of gas is carbon dioxide, तो उसकी वजह से भी temperature का increase होता है। The next is chlorofluorocarbons, which are also called as CFC, right, CFC. So chlorofluorocarbon, ये क्या होता है? Now this chlorofluorocarbons are released from the, you can say that रेफ्रिजरेटर्स, जो कूलेंट्स होते हैं जैसे कि एयर कंडीशनर्स होते हैं, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियॉन गैसेस जिसे हम कहते हैं,
तो वो रिलीज होती है। नाउ इट इज डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। ओके, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे जो ओजोन लेयर है उसको ये डिप्लीट कर रहा है, और उसकी वजह से द अल्ट्रा वायलेट वार्म रेज आर एंटरिंग इनटू द अर्थ सरफेस, रिजल्टिंग इनटू अ कंडीशन वी कॉल इट एज ग्लोबल वार्मिंग। रिमेंबर दैट ओजोन लेयर के साथ कौन सी रेज एसोसिएटेड है? इट इज अल्ट्रा वायलेट rays. The next is agriculture. Excess of agriculture also produces carbon dioxide and methane. क्योंकि ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट? बिकॉज समवेयर हम लोग काउडंग वगैरह का भी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होते हैं। Overpopulation, as I told you, overpopulation has led to urbanization and industrialization, जिसकी वजह से increase इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, और वी कैन से दैट फ्यूल्स यूज होती है, फैक्ट्रीज में यूज होती है, ज़्यादा व्हीकल्स यूज होते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। सो दैट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and resulting into the global warming in the atmosphere. आप यहाँ पे देखो कि हर जगह पे somewhere we are mentioning only one particular gas, that is carbon dioxide. As I told you, industrial development has also released what you can say very different gases, different types of gases, और जिसकी वजह से average temperature जो है अर्थ का वो increase हो गया है. Deforestation, that is cutting down of trees, we have already discussed this point. Now next is natural causes of global warming. So first in that is volcano. You know that जब भी volcano erupt होता है तो ashes और smokes release होते हैं, जो अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बढ़ाने में contribute करते हैं. Water vapor. Whenever the water gets evaporated, right? तो what happened that अर्थ का टेम्परेचर तब भी इंक्रीज होता है वाटर बॉडीज से. वो एक ग्रीन वाटर वेपर जो है ना, वो एक ग्रीन हाउस गैस ही है, समझ लो. क्योंकि जब वो वेपर भाप की फॉर्म में जब ऊपर जाता है तो वो गर्म होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर. Melting permafrost. Now what is this permafrost? Permafrost are the glaciers. ठीक है, glaciers मतलब हम कहते हैं ना फ्रेश वाटर के बड़े बड़े स्नो होते हैं, वो फ्रोजन होती हैं और उसके काफी सालों तक वो फ्रोजन रहती है, ग्लेशियर्स. ओके, परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है ग्लेशियर्स जहाँ पे है उस जगह को हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट. लेकिन जब भी अब टेम्परेचर बढ़ा, तो जब भी ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होते हैं तो इसके अंदर जो भी गैसेस ट्रैप्ड है, ओके, परमाफ्रॉस्ट के अंदर, वो रिलीज होते हैं. ओके, और उसकी वजह से भी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज होता है. फॉरेस्ट ब्लेजेस का मतलब होता है फॉरेस्ट फायर्स. अभी हमने देखा कि अमेजोन में काफी बड़ा फॉरेस्ट फायर लगा हुआ था, राइट? बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट काफी सारे गैसेस रिलीज हुए, कार्बन कंटेनिंग स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी कैन से दैट फॉरेस्ट ब्लेजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द what you can say increase in the average temperature of earth resulting into the global warming. Now global warming कैसे होता है? Let us understand that. Abhi, now you can see over here that this over here green colored structures what I have seen is shown over here is earth. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ पे पोल्यूशन की वजह से देर आर मेनी गैसेस एंड वन ऑफ देम मेजर मेन पोल्यूटेंट, एज आई टोल्ड यू, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब इंक्रीज हो जाता है. अब सन में से सोलर रेडिएशन आते हैं अर्थ के ऊपर, राइट? इंफ्रारेड रेडिएशंस, याद रखना, whenever it comes to global warming you need to remember कौन सी रेज पर्टिकुलरली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है. Remember that it is IR, that is infrared radiations. कभी भी you can say that don't get confused in the global warming
एंड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आएगी और यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा। तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन सारा आता है और कुछ रेडिएशन वापस अर्थ के सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ सोलर रेडिएशंस अर्थ कैप्चर कर लेती है और उससे अर्थ वार्म रहता है। अब क्या हुआ, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ गया, यू कैन सी दैट दीज ऑल आर पोल्यूटेंट्स, जो यहाँ पे डॉट्स दिखाए हैं, राइट, दीज ऑल आर पोल्यूटेंट्स, लेट्स से दे आर डिफरेंट गैसेस। तो क्या होता है, जब भी इंफ्रारेड रेडिएशंस वापस रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो पोल्यूटेंट्स है, ये जो डिफरेंट गैसेस है जिसे हमने कहा है ग्रीन हाउस गैसेस, ओके, ये क्या करेगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी गर्म सिचुएशंस हो जाएगी और यू कैन से दैट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, वापस मैं एक बार समझा देती हूँ कि सन में से जो भी सोलर रेडिएशन आते हैं, कुछ अमाउंट अब्सॉर्ब हो जाता है एंड रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। लेकिन पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस जो रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, दैट इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड बाय दोस पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, और फिर वो वापस निकल नहीं सकता, ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और यू कैन सी दैट दिस रेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है वापस अर्थ की तरफ, एटमॉस्फेयर में ही रहता है, तो उसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। The next is this, you can see that अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर है तो वो सन की जो रेडिएशंस है, पर्टिकुलरली यू कैन सी आई हैव रिटन लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ। Okay, long wavelength infrared radiations from the earth will get reabsorbed again, resulting into the earth average temperature increase. Now, which are the main greenhouse gases? This is something really important. Carbon dioxide contributes 60% to the greenhouse effect or the global warming. Then comes methane. Sequence याद रखना है आपको, कौन सा ज्यादा कौन सा कम. Then comes the chlorofluorocarbons, and then comes the oxides of nitrogen or nitrogen oxide, nitrous oxide. Okay, तो आप कह सकते हो कि ये जो है ये परसेंटेज है और ये आपको याद रखना है. Suppose if it is asked which is the main gas which is responsible for the greenhouse, then you need to remember that it is carbon dioxide. The next, effects of global warming. Itself the word is telling you that it is the rise in temperature. तो last 2-3 decades से अगर हम देखें तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. So that has resulted into melting of glaciers. अब एवरेज टेम्परेचर हमने देखा अर्थ का 15 था, राइट, अभी हो गया है 15.6. एवरेज क्यों हम कहते हैं, क्योंकि अगर हम पोल्स को लें तो पोल्स पे काफी कम होता है और सेंटर में इक्वेटर पे काफी ज्यादा होता है, राइट. तो वो अगर हम एवरेज निकालें तो वी विल से दैट टेम्परेचर इज समथिंग 15, लेकिन अभी 0.6 बढ़ गया, तो यू कैन से दैट इट इज 15.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होना, राइट. अब ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो दे विल ऐड वाटर टू द वाटर बॉडीज, एंड सो जो सी लेवल होता है that will increase, और उसकी वजह से जो coastal areas के जो regions है that can have a devastating or destroying effect. Threat to the ecosystem. Global warming ने affect किया है सबसे ज़्यादा. It has affected the coral reefs. Right, coral reefs, we know what are they are beneath the sea. You know, there is a typical beauty of the nature, that is what you call it as coral reefs. एंड इसकी वजह से काफी सारे, और कोरल रीफ्स इकोसिस्टम, ओशन की इकोसिस्टम को बैलेंस करने में काफी हेल्पफुल रहता है, एंड इसकी वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइव्स भी डिस्टर्ब हो रही है. ओके, तो और अभी तो सबसे ज्यादा अगर थ्रेट पे है, अगर हम ओशंस में देखें तो दे आर द कोरल रीफ. सो कोरल रीफ्स आर मोर प्रोन टू
like you can getting disturbed or destroyed because of this global warming. The next, climate changes. As I told you कि climate का कोई अब particular pattern नहीं रहा. Initially ऐसा था कि भाई 4 महीने का विंटर, 4 महीने का समर और 4 महीने का मानसून रहता था. But now it is like we cannot predict what time the rain falls, what time the temperature gets low, what time the summer starts, and summer are quite longer and harsher these days. So you can say that there is a great climate changes. कहीं ना कहीं फ्लड्स होते हैं, कहीं पे ड्राउट्स दिखाई देते हैं, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होता, कहीं पे फ्लड्स होते हैं. So these all climatic changes are the result of, you can say, global warming. The next is spreads of diseases. काफी सारी like we are now facing, we know that ऐसे सारे डिसीज हुई है जो इनक्योरेबल हो चुकी है. क्लाइमेट के चेंजेस होने से अब बैक्टीरिया और वायरसेस में भी म्यूटेशन आने लगे हैं, राइट. सो हीट पैटर्न, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मस्कीटो का भी स्प्रेड हो रहा है. तो वी कैन से दैट द स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड द कैरियर ऑफ डिसीज बढ़ रहे हैं. Decrease in human population, I won't agree to this point, but still we can say to certain extent, right. कैसे हुआ ये कि अभी इतना सारा what we can say epidemics आ रहा है. You can say that कहीं ना कहीं you can say that natural calamities बढ़ रही है, तो it somewhere is affecting the human population also. As I told you, floods, tsunamis, natural calamities की वजह से ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उस पर काफ़ी, ह्यूमन नहीं, इनफैक्ट आई कैन से एनी एनिमल्स, ओके, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट का जैसे मतलब होता है जैसे कि कोई फॉरेस्ट एरिया है, या तो फिर हम कहें कि कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, वो ड्राई हो जाता है, फॉरेस्ट जल जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की जो पर्टिकुलर लोकल एनिमल्स हैं, ओके, उनकी काफ़ी डेथ थ्रेट होती है. सो नेचुरल हैबिटेट अगर उनका घर ही नहीं रहता, राइट, नेचुरल हैबिटेट उनका फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, लेट्स से एक पॉन्ड डिस्ट्रॉय हो गया पोल्यूशन की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्राई हो गया, तो वहाँ के एनिमल्स का या तो फिर माइग्रेट करना पड़ता है वहाँ से, या तो फिर उन्हें, you can say that या तो फिर they have to face and they die if they do not if they are not that fit, they will die. So इसकी वजह से there is a major impact on biodiversity that is decreasing day by day. The number of species is decreasing. El Nino effect. Now El Nino effect क्या है कि जब पैसिफिक ओशन से जो विंड्स आती है वो जनरली हमारी सीजन साइकिल को रेगुलेट करती है, लेकिन अगर ये पैसिफिक ओशन से जो विंड्स आती है वो नहीं आए, ठीक है, तो लाइक अर्थ का टेम्परेचर वार्म हो जाता है और इसे हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट. एल नीनो इफेक्ट दैट मीन्स व्हाट, जब ट्रॉपिकल की पैसिफिक ओशन की जो विंड है अगर वो ना डेवलप हो, वहाँ पे प्रेशर्स डेवलप होते हैं और वो ना डेवलप हो, तो हम कह सकते हैं कि वो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा देती है. एंड दिस एल नीनो इफेक्ट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. द नेक्स्ट इज, इसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, okay, heat stress, like there is a lot of heat, there is lot of respiratory diseases. So how can we control this global warming? The answer to that is grow more trees, that is grow trees as much as possible. Let the forest cover gets green, because the answer to every environmental issues are tree. Use of renewable sources of energy is must. The next is we should find any substitute for chlorofluorocarbons. Naturally, human population must be controlled and there should be reduction of greenhouse gases, right. So this is all about, we can say, how can we control the what I can say greenhouse effect, or we can say how can we control the global warming. Now next we'll be talking about, in the next lecture we'll be talking about topic of
we can say that we'll be talking about the topic of ozone depletion in the stratosphere.